लगातार ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई सी दिख रही है। जिस तरीके से दावे जो है कांग्रेस की ओर से किए जा रहे थे, भूपेश बघेल लगातार जिस तरीके से रैलियां करते थे, जिस तरीके से जनता के बीच जाते थे, और अब की बार 75 पार, आप 75 तो छोड़िए, उसके आधे में भी नहीं आ पाए हैं प्रगति। ये जी, निश्चित बिल्कुल। ही सोचने वाली बात होगी कि आखिर ये जो है इस तरीके की सुनामी किस तरह से आई। बहुत गहरा मंथन करना पड़ेगा कांग्रेस को। हर चुनावों के बाद जिस तरीके से मंथन करने की बात करते हैं, लेकिन वो मंथन शायद अब तक नहीं हो पाया। वो अब जो है नेतृत्व परिवर्तन की भी बात अगर की जाए केंद्रीय लेवल पे भी, क्योंकि खड़गे जी ने भी लगातार यहाँ पर अगर जो रैलियाँ की हैं, लेकिन वो भी जनता की नब्ज को बिल्कुल भी पकड़ने में नाकाम रहे हैं प्रगति। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया सर कि जो 75 पार की बात कही थी कांग्रेस ने, उस पर वो बन नहीं पाए, आधा भी उस पर नहीं आ पाए। लेकिन जो भाजपा ने बात की थी कि अब नहीं सहीबो बदल के रहीबो, उस पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो मेहताब सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इन आंकड़ों को देखकर क्या कांग्रेस को कुछ ओवर कॉन्फिडेंस का जो माहौल कांग्रेस में दिखा था, उस तरीके का कुछ नतीजा नजर आ रहा है? प्रगति, यहाँ पे दो बड़े अहम इश्यू हैं जिस पर समझने की जरूरत है। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। आज जो रिजल्ट आया है, जो 4 राज्यों का रिजल्ट आया है, अभी तक गिनती काउंटिंग चल रही है। फाइनल उसमें कुछ सिचुएशन बदलेगी। और इसमें मैं सबसे बड़ी बात कर दूं कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा प्रदर्शन करने का मौका था, वो उसके हाथ से निकल गया। तेलंगाना पर ये समझा रहा था जिस तरह से मोदी जी ने, अमित शाह जी, बीजेपी नेतृत्व ने अपना प्रदर्शन किया था और उम्मीद थी कि तेलंगाना में बड़ा करके, लेकिन देखा दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी का दायरा सिमट गया है। तेलंगाना को जो है, तेलंगाना में भी उनको मौका नहीं मिल पाया और कर्नाटका उनके हाथ से पहले ही जा चुका है। अब आप दक्षिण भारत की जो स्टेट उसमें देखिए तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। 3 राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ये मध्य भारत और नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पहले भी मजबूत थी और आज भी है। और यहाँ पर कांग्रेस ने 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर उसका शासन रहा है, वहां पर अपनी बात वो अखबारों में, मीडिया में तो बताती रही है, लेकिन जनता के बीच में जिस तरह से जाकर उसको वर्क करना था वो नहीं कर पाई। जिस तरह से मध्य प्रदेश में बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, अगर आप याद होगा तो उन्होंने बूथ मैनेजमेंट तक, पन्ना जो है मैनेजमेंट तक उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया था। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे बूथ थे जहां पर वोटर्स गए, उनके पास पर्ची भी नहीं थी और कांग्रेस का कोई ऐसा वर्कर भी नहीं था जो उनको पर्ची देता वो लोग वहां पर जाकर वोट दे सकते। तो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को यहाँ पर सीखने की जरूरत है। और इस तरह से अभी रिजल्ट फाइनल हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के लोगों का अब ये बयान आने लगा है कि ईवीएम मशीनें भी इंसानों की भाषा समझने लगी है। एक तरह से अगर आप कहें तो उसका ठिकरा हार का ईवीएम पर फोड़ा जाने लगा है। लेकिन ये क्यों भूल रहे हैं, अगर यही ईवीएम वहां पर तेलंगाना में थी जहां पर कांग्रेस को बहुमत है, अगर कांग्रेस वहां पर ईवीएम अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वही ईवीएम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में भी है। तो यहाँ पर वर्किंग को अपनी समझ है जहां पर। और फिर जो मध्य प्रदेश की बात, या फिर मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की बात करूं जहां पर बघेल साहब है और यहाँ पे कमलनाथ, यहाँ पर इलेक्शन हो जाने दीजिए, जो अधिकारी है उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं, अधिकारियों को हम देख लेंगे। जो डराने के जो बयान बार बार आ रहे थे उससे भी अधिकारी पहले पेपर जो चुनाव हुए हैं वो अधिकारियों के हुए, वो सरकारी जिनको वोटिंग करवानी थी, वहां पर भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है, बल्कि कांग्रेस बैकफुट पर आई है। तो वहां पर अधिकारियों की जो नाराजगी है उसका भी खमियाजा मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी। और फिर यहाँ पर एक बात और भी है, और कांग्रेस को जिस पर मंथन करने की जरूरत है कि एक घर की जो क्यादत है, एक घर का जो नेतृत्व है, उससे बाहर निकलकर पार्टी को कैडर बेस बनाना पड़ेगा। उस कैडर में आपको युवाओं को अवसर देना पड़ेगा। अगर आज युवाओं को अवसर नहीं देंगे तो लाडली बहना की जो आदि थी उसमें मध्य प्रदेश की जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे वो धराशायी हो गए। प्रगति।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात मेन अगर देखें तो ये बात सामने निकल करके आती है कि बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़ना और इसके बाद इस तरीके की बम्पर जीत। बात पहले छत्तीसगढ़ की करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की जी लहर बनाने की कोशिश जो है की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा था अब की बार 75 पार का नारा जो है लगातार लगाया जा रहा था। अपने सभाओं में जहाँ पर भी भूपेश बघेल जाया करते थे उनके पास सिर्फ यही एक नारा था। इसके अलावा जो राहुल गांधी का दौरा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा हो, या फिर जो है प्रियंका आई, इनके और भी जो नेता आए, सभी लोग, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अति आत्मविश्वास ले डूबा और जनता की जो नब्ज है उसे पकड़ नहीं पाए? किस तौर पर जो है आप इसको देखेंगे? नहीं, आपने सही कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का आप देखेंगे, वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग राज्यों का आप देखेंगे, तो सबसे ज्यादा आदिवासी जो है वो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में इसका नंबर आता है। मध्य प्रदेश के आदिवासी हो या छत्तीसगढ़ के आदिवासी हो, इन आदिवासियों के दिल में जिस तरह से मोदी जी का मन की बात हो और मोदी जी के द्वारा जिस तरह से गारंटी दी गई, उस गारंटी, एक तरफ कांग्रेस की वारंटी थी और बीजेपी की गारंटी थी, और वो गारंटी जो मोदी जी के द्वारा दी गई थी उस पर लोगों ने विश्वास किया। और आदिवासियों के द्वारा, अगर आदिवासी बेल्ट आप छत्तीसगढ़ को निकालेंगे तो आप देखेंगे उन इलाकों में कांग्रेस को जहां पिछली बार बहुमत मिला था, वहां पर कांग्रेस इस बार बैकफुट पर आई है और आदिवासी वोट उससे दूर हुआ है। क्योंकि आदिवासियों को जिस तरह से नेतृत्व रिप्रेजेंटेशन देने की जरूरत थी कांग्रेस को, उसमें वो नहीं दिया गया है। और दूसरा, कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी कागजों में तो रही, वो पॉलिसी अखबार की सुर्खियों में रही, वो पॉलिसी टेलीविजन में रही, वो पॉलिसी उनके नेताओं के बीच में रही, लेकिन वो पॉलिसी जनता के बीच में ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से जाने की जरूरत थी उस पर कांग्रेस ने वर्क नहीं किया। और दूसरा, जब कांग्रेस वहां पे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रही है, बूथ लेवल पे काम नहीं कर रही है, एक एक घर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसके वर्कर ने अब हर जो है बूथ के लेवल पर एक एक वर्कर को तैनात किया था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएसएस का वर्कर भी काम कर रहा था। और जैसा कि इससे पहले भी आपने लाइव किया था, मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी की खूबी यह है कि वहां पर कैडर इलेक्शन लड़ता है, वहां पर पूरी पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ती है। लेकिन कांग्रेस की जो बदकिस्मती है, उसकी जो दुर्भाग्य है कि वहां पर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, उसकी जो भी मेहनत है कैंडिडेट को करना है, पार्टी वहां पर उसके साथ टिकट देने के बाद खड़ी नजर नहीं आती है। आप ये देखेंगे जो भारतीय जनता कांग्रेस के द्वारा जो रैलियां की गई, चाहे बघेल के द्वारा की गई हो, चाहे खड़गे के द्वारा की गई हो, या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के द्वारा की गई है, उसमें कुछ ऐसे जगहों का चयन किया गया जहां पर उन नेताओं को बुला लिया गया। सभी नेता जो उसकी पार्टी के थे उन तक कांग्रेस के द्वारा पहुंचने की कोशिश नहीं की गई है। ओवर कॉन्फिडेंस होना, ये कांग्रेस को ले डूबा है। डॉक्टर साहब, एक चीज और है कि टिकट वितरण को जो है भारतीय जनता पार्टी और आपका अगर कांग्रेस में अगर दोनों के मुकाबले अगर देखा जाए, एनालिसिस अगर इस पे किया जाए, टिकट वितरण जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लगभग जो है चुनाव डिक्लेयर होने के 2 महीने पहले से ही अपने, जैसे एमपी की बात करें तो वहाँ पर 39 प्रत्याशियों की टिकट जो है घोषित कर दी थी, मेहनत करें। हालांकि उसमें से भी लगभग जो है 21-22 चेहरे जो है वो जीते हैं, और निश्चित है कि हार तो होती है, लेकिन कांग्रेस क्या यहाँ पर भी पिछड़ी? सही समय पर टिकट न दे पाना और लोगों को, प्रत्याशियों को, कार्यकर्ताओं को, जो रूट लेवल पे जो काम करता है, जो बूथ लेवल पे जो काम करता है कार्यकर्ता, उसको वो सही समय ना मिल पाना। और दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या तो फिर राजस्थान की भी अगर बात करें, लगातार नाराज़गियाँ सामने आई हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अगर पार्टी पूर्ण बहुमत पे नहीं होती है, इनके अगर निर्दलीय प्रत्याशी जो बागी होकर चुनाव लड़े हैं उनके दम पे सरकार बनाने की उस तरीके से बात चल रही थी। वैसे ही अगर कहा जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि टिकट वितरण में भी कांग्रेस से कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिसका खामियाजा उसे इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है? हाथ से आया हुआ राज्य उनके हाथ से निकल गया। यही स्थिति एमपी में थी। 18 साल अगर राज्य करते हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, इसके बाद आप एंटी इनकम्बेंसी को नहीं भुना पाते हैं। आप सोचिए, 18 साल से अगर एक ही नेतृत्व है
और उसको अगर आप नहीं भुना पा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी चूक है, सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप इस पर? मयंक, अपने कई जो है प्रश्न नोटिस में उठाए हैं और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वही कांग्रेस जो कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में एक साल पहले कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, और लेकिन उसमें भी बाजी जो भारतीय जनता पार्टी ले जाती है और कांग्रेस को मंथन उस वक्त तक करना पड़ता है कि चाहे आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस के कैंडिडेट के नाम आते हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको जनता के बीच में वहां तक पहुंचने में जारी करके, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, वहां पर एक बाजी मारी और अपने पहले उसने बता दिया जनता को कि हमारी ये कैंडिडेट है और हमारा ये एजेंडा है। डबल इंजन की सरकार के फायदे क्या हो सकते हैं वो बताने में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कामयाब रही है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह आपने इशारा किया कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि उसका फोकस भारतीय जनता पार्टी का वहां पर तेलंगाना पे इतना नहीं था जितना मध्य भारत की और खासतौर से नॉर्थ इंडिया के 3 राज्यों में था उस पर था। वहां पर अगर हम देखते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में इंडिपेंडेंट को, अदर को जो है मौका मिला है। वहां पर जिस तरह मध्य प्रदेश में तो ये मौका नहीं मिला। मध्य प्रदेश में हालांकि सपा, बसपा, आप पार्टी, MIM सबने अपनी किस्मत, गोंडवाना ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ के वोटर्स ने 2 पार्टियों पर ही मेहनत की और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और इसलिए मैं एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन भारत की फ्यूचर पॉलिटिक्स का मिल रहा है, फ्यूचर पॉलिटिक्स का मिल रहा है कि आने वाले समय में भारत में 2 पार्टी सिस्टम ही होगा। बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका जो उदय है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। जिस तरह से अमेरिका में हम 2 पार्टी सिस्टम देखते हैं, ब्रिटेन में देखते हैं, उसी तरह से भारत में भी 2 पार्टी सिस्टम की तरफ भारत की राजनीति जो है सिमटती जा रही है। और इस बार के चुनाव में चाहे हम मध्य प्रदेश को लें, चाहे हम छत्तीसगढ़ को लें या राजस्थान को लें, वहां पर हमें 2 पार्टी सिस्टम ही दिखाई दे रहा है। तो वोटर्स ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही कैंडिडेट को चुना है। और यहाँ पर डबल इंजन की सरकार इसलिए भी कामयाब रही है क्योंकि मोदी जी के द्वारा जो काम किया गया और मोदी जी के द्वारा जो गारंटी दी गई, चाहे गरीबों को घर देने की योजना हो, चाहे किसानों को राहत देने की योजना हो, या फिर लाडली बहना स्कीम हो, या फिर वो बच्चे जिन्होंने 12th पास किया था और उनको शिवराज सिंह सरकार के द्वारा उनको स्कॉलरशिप दी गई और ये ऐलान किया गया कि नेक्स्ट ईयर से हाई स्कूल के बच्चों को भी ये राशि दी जाएगी। उनको बड़ी राशि हुई, उसका फायदा युवा वोटर को मिला और युवा वोटर ने मन से, अपने दिल से भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है कि वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, तब ये नहीं कहा जाएगा कि MP के मन में मोदी, बल्कि अब ये कहा जाएगा कि जनता के मन में मोदी। मैं डॉक्टर साहब एक चीज और होती है, देखिए जीत जो होती है, जीत के सहरे या चेहरे बहुत हो सकते हैं, लेकिन हार का जिम्मेदार कौन? कहते हैं सफलता के जो हैं जिम्मेदार बहुत सारे हो जाते हैं और हमेशा जो है लावारिस रही है हार। अब ये जो हार है ये इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि अगर जीत जाती तो निश्चित है कि इसका सेहरा राहुल गांधी की यात्रा के नाम होता, मोहब्बत की दुकान के नाम होता। लेकिन अब लगातार अगर बड़ी राज्य हार रही है और ऐसे समय में हार रही है जब लोकसभा की तैयारी है, आखिर हार का कारण या इसके जिम्मेदार कौन? देखिए, ये अच्छा प्रश्न है कि जीत का श्रेय लेने के लिए तो बहुत सारे चेहरे आ जाते हैं और हार के श्रेय का। और अभी तक आप देखिए कि अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में तेलंगाना की बात करें, यहाँ पर लोग अलग अलग उस पर बात कर रहे हैं और दबे लफ्जों में बात की जा रही है कि EVM की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हमें इस तरह के रिजल्ट के जो है कोई उम्मीद नहीं थी, ये अनसर्टेन जो रिजल्ट आया है, ये कैसे हो गया है। अब मशीनों की भाषा जो है, इंसानों की भाषा मशीनें बोलने लगी हैं। लेकिन तो इसमें कांग्रेस का जुमला ही रहा है डॉक्टर साहब। जी, ये कांग्रेस का जुमला रहा है, लेकिन कांग्रेस जो बात शुरू से कहती रही है वही भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कह दिया था, शिवराज जी ने कह दिया था और VD शर्मा ने, कि कांग्रेस अपनी हार को पहले से ही तय कर रही है कि हमें किस पर ठिकरा फोड़ना है। और अब वो जब रिजल्ट आ गया, जो कल कमलनाथ जी कल शाम को ये कह रहे थे कि कल इसी शाम को हम एक लंबी चर्चा करेंगे, अब वो कमलनाथ जी या दूसरे लीडर जो कांग्रेस के हैं वो लंबी चर्चा के लिए अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सुनामी आई है, मोदी की जो लहर है, इस लहर में तो उनको तो उम्मीद ही नहीं थी। जैसा कि मैंने कहा
2003 के मध्य प्रदेश के चुनाव को देखिए, उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को 171 सीट मिली थी और कांग्रेस 38 पे सिमट गई थी, और लगभग उसी जैसा रिजल्ट इस बार भी आया है, जबकि उस वक्त कांग्रेस में जो है दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था और भारतीय जनता पार्टी उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी और उस इतिहास रचा गया था। और इस बार मध्य प्रदेश में पूरा केंद्रीय नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और ये बता दिया कि जो है कैडर बेस पार्टी क्या होती है। यहाँ पर शिवराज सिंह को किनारे करने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मुश्किल जरूर आएगी, क्योंकि जो केंद्र के बड़े लीडर है, चाहे हम प्रहलाद पटेल की बात करें या फिर हम उनकी तोमर जी की बात करें, वो लोग जो जीते हुए हैं, या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, ये लोग जो अगर जीत कर आए हैं तो क्या ये लोग किसी शिवराज जी के अंडर में किसी छोटे मंत्रालय को लेना पसंद करेंगे, या सीएम के बड़े दावेदार होंगे, या फिर इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाकर शिवराज जी को केंद्र की तरफ ले जाया जाएगा। इस पर भी मंथन भारतीय जनता पार्टी के बीच में अंदर खाने चल रहा है और इस पर ये हो सकता है कुछ नए चेहरे आपको इन 3 राज्यों में देखने को मिले सीएम की कुर्सी में। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि हार का ठीकरा जिस तरीके से जो है उसकी जिम्मेदारी लेने, अब देखिए कौन आता है ये एक अलग बात है। जिस तरीके से कमलनाथ ने कहा था कि हम लंबी चर्चा करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि अब उनकी चर्चा तो होगी, जरूर होगी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके साथ होगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है अब तक जो है इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहा है कि हमारी लगातार हार पे हार होती जा रही है। दूसरी चीज़, आपने ईवीएम का जिक्र किया है, जब ये जीतते हैं या कोई भी पार्टी जीतती है तो वो अपनी जो है ईवीएम पर जो है जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? देखिए, यहाँ पर मैं एक बात मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी, उसके पास सिर्फ मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, राजस्थान जो है ये कांग्रेस के पास था जी, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ ये कांग्रेस के पास था, और दोनों जगहों पर अपनी बात, अपने काम को जनता के बीच में कांग्रेस कैडर नहीं पहुंचा पाया। क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात हम कर रहे हैं, वहां पर तो एंटी इनकम्बेंसी, तो यहाँ पर 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी तो 18 साल का नेतृत्व का मामला है, वहां पर जो है ये अपनी बात को जनता के बीच, अपनी पॉलिसी को पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। और वहां पे हम ये देखते हैं कि भारतीय कांग्रेस के लीडर आपस में ही लड़ने में अपना समय गंवा देते हैं, और कांग्रेस का जो नेतृत्व है स्टेट से लेकर केंद्र तक अपने लीडरों को, अपने उम्मीदवारों का चयन करने में इतनी देर कर देता है कि जब अनाउंस किया जाता है तो उसके पास 15 दिन से ज्यादा का समय ही नहीं मिलता है कि वो जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचाए। अच्छा, फिर जो उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस पार्टी ने, उस मैनिफेस्टो को अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं कि अलग अलग वर्गों के लोगों की नाराजगी, तो उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। और फिर मुसलमानों को समझा जाता है कि मुस्लिम वर्ग का जो है पारंपरिक वोट है, लेकिन इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव में देख रहे हैं कि मुसलमानों ने परंपरागत वोट कांग्रेस के साथ होते हुए भी उससे दूरी बनाई। दूरी बनाने की वजह यह है कि कांग्रेस जिस तरह से 80 के दशक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहां पर 16 मुस्लिम एमएलए हुए करते थे, इस बार कांग्रेस ने कुल 2 टिकट दिए और दोनों टिकट भोपाल से दिए और दोनों लीडर भोपाल से कामयाब रहे। हालांकि ये समझा जा रहा था, जिस तरह की इस बार आपने सुनामी का जिक्र किया, उस सुनामी में जहां पर बड़े बड़े लीडर जो है कांग्रेस छोड़ गए, लेकिन उस सुनामी में भी भोपाल के उत्तर की जो सीट है उस पे भी भारतीय जनता पार्टी सेध नहीं लगा पाई। आरिफ अकील इस सीट पर 30 सालों से कब्जा बनाए हुए थे, और इस बार उनके बेटे आतिफ अकील यहाँ पर जो लड़े हैं, और हालांकि आतिफ अकील को अपने चचा के भी मुखालफत का सामना करना पड़ा, नासिर इस्लाम की मुखालफत का सामना करना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर ही रही थी। इसके बावजूद 27,000 वोट से पहली बार एक कैंडिडेट सामने आता है और उस लीडर को हरा के जाता है जो भोपाल का मेयर रहा है। ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है कि अगर सारी सुनामी में मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी सीटों पर कब्जा कर लेते हैं तो भोपाल उत्तर में उनका मैजिक क्यों नहीं चलता है। दूसरी बात है, अगर हम मंडला जिले में केंद्रीय मंत्री मोदी जी के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी 2 विभाग के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, और इसके बाद एक नए चेहरे से चैन सिंह बरकड़े से हार जाते हैं। 6 बार के सांसद हैं वो, उनके इससे पहले जो भाई हारे थे, इस बार तो पार्टी ने उन्हें ही मौका दिया, लेकिन खुद हार जाते हैं, और छोटी मोटी हार नहीं है।
केंद्रीय मंत्री की हार है, नहीं, क्या कारण रहा? क्या केंद्रीय मंत्री लगातार की हार, और एक ऐसी जगह से बात- हारे हैं, देखिए। जी हाँ, जी जी मयंक, जो हार हुई है तो वहां पर आप देखिए कि जो वोट है, वो वोट बैंक, जो वोटर है, वो आदिवासियों का वोट बेल्ट है। वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते की हार, एक मैसेज गया है कि आदिवासियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो काम किया गया, फिर मंत्री होते हुए वहां पर फग्गन सिंह कुलस्ते का नहीं आना और वोटर से दूरी बनाकर रखना, मिलना नहीं, उसके जो है एक परिणाम आया। और फिर इसी साथ साथ हम देखें कि कांग्रेस का एक बड़ा लीडर, जो कांग्रेस का उपाध्यक्ष भी रहा है, जीतू पटवारी का हारना, संजय सिंह वर्मा का रिजल्ट आप हमारे सामने है, और फिर दिग्विजय सिंह के भाई का जो रिजल्ट है, लक्ष्मण सिंह का, ये सब इंडिकेट करता है कि कांग्रेस को अब इस लीडरशिप जो है, जो 55 प्लस या 60 प्लस हो गए हैं, उसके अलग हटकर एक युवा कैडर को तलाश करना होगा, उनको मौका देना होगा। जब युवा लीडरशिप आएगी तो तब आप कांग्रेस को में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और कांग्रेस नए रास्ते पे चल सकेगी। मैं डॉक्टर साहब, एक चीज और, ये शायद नया प्रैक्टिकल यहाँ छत्तीसगढ़ से किया जाना था, मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने उसको दर्शाया था, जातीय जनगणना। ये एक जिन की तरह यहाँ पर निकला था, जिसको जो है लेकर आए, और इसके बाद अगर सरकार बनती तो निश्चित है जातीय जनगणना होती। आप किस तरीके से देखेंगे कि जातीय जनगणना का जो है इनका जो इनकी मंशा है उसे नकार दी गई जनता के द्वारा, और क्या दूसरी जो योजनाएं हैं वो लोगों को महत्वपूर्ण लगी बजाय जातीय जनगणना के? मैं इसका जवाब, अगर आपको याद हो कि एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था जातीय जनगणना का जवाब, एक बाउंसर मारा था। उन्होंने कहा कि भारत में करें तो भारत में 4 जातियां हैं। उन्होंने कहा यूथ है, उसमें किसान है, उसमें महिला है, उसमें गरीब है। ये 4 है। अगर इन सबको जो है मिला लिया जाए तो इससे बड़ी जाति भारत में कोई है ही नहीं, और काम इसी पर करने की जरूरत है। जिस जाति जनगणना की तरफ कांग्रेस इशारा कर रही थी, उस गुब्बारे की हवा मोदी जी ने अपने एक बाउंसर से निकाल दी थी। और अब देखिए, तो अगर देखिए पूरा, अगर मध्य प्रदेश को वोट देखिए, छत्तीसगढ़ के वोटर को देखिए, तेलंगाना और राजस्थान के वोटर को देखिए, तो आप देखिए उसमें आपको क्या मिलेगा। महिलाओं को वोट, महिलाओं के वोट के लिए जो है किस तरह से लाडली लक्ष्मी योजना ला के काम कर लिया जाता है, युवाओं के लिए किस तरह से काम किया जाता है, किसानों के लिए किस तरह से फोकस किया जाता है, और आदिवासियों के लिए किस तरह से फोकस किया जाता है। वो जातीय जनगणना का गुब्बारे के बाद उस तरह से निकले, और ये बता दिया कि इन फ्यूचर 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भी जातीय जनगणना का महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा इलेक्शन जो है 2024 का भी इसी ढर्रे पे जाएगा जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी ने इशारा किया है। और इस बार अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर आई कि इंडिया गठबंधन जो है अब इस बात को लेकर फिर मंथन करने जा रहा है कि हमारी जो ये हार हुई है, इस हार में हालांकि गठबंधन को भारतीय कांग्रेस के लोगों ने महत्व नहीं दिया, लेकिन अब वहां पर एक नई मीटिंग शेड्यूल की जा रही है ताकि इन फ्यूचर इंडिया जो गठबंधन है, मेरा सवाल अगला इसी पे था, आपने इस चीज को छेड़ा है, मैं इसी पे आ रहा था। ये इंडिया जो गठबंधन बना हुआ है, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन चारों राज्यों में अगर कांग्रेस की जीत होती तो निश्चित है कि कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोकती कि अब इसका नेतृत्व हम करेंगे। अब कैसे देखते हैं आप इंडी गठबंधन में किस तरीके की मौजूदगी रहेगी कांग्रेस की? और दूसरी चीज़, दूसरे दल जो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो सपा को एक भी सीट नहीं दी थी कांग्रेस ने, सारी सीट पे अपने प्रत्याशी उतारे थे। अखिलेश जी है नाराज भी थे, उन्होंने बार बार इस चीज़ की नाराज़गी भी जाहिर की। दूसरे पार्टियों के और नेता हैं जो इंडी गठबंधन में हैं, उनने भी इस चीज़ को लेकर नाराज़गी दिखाई थी। क्या मैं देखिए इस जो है इस उसको समझने की जरूरत है कि जब 4 राज्यों में चुनाव होता है और कांग्रेस को उसको नेतृत्व को ये लगता है कि यहाँ पर हमारी सरकारें आ सकती हैं, तो हम इंडिया गठबंधन में अपने तरीके से ब्लैकमेलिंग कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को वहां पर डिफीट होती है। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली भोपाल से, मध्य प्रदेश से आयोजित होनी थी, भोपाल से होनी थी, और यहाँ पर जो है कमलनाथ ने उसको नहीं होने दिया। और जिस तरह आपने जो है सपा का गठबंधन का जिक्र किया, अखिलेश यादव का जिक्र किया, उन्होंने तो कुल 4 सीटें मांगी थी, और उस 4 सीटों को न देकर बल्कि ये कह देना
पब्लिक डोमेन में कि कौन अखिलेश वखिलेश, इस तरह की बातें जो उनके द्वारा की जाती है, फिर उस पर जो है उसको मैनेज करने के लिए, पैचअप करने के लिए दिग्विजय सिंह का बयान आता है, तभी वो बयान आता है कि जो है कपड़े फाड़ने का। तो कांग्रेस के लोगों ने जो अपने कपड़े फाड़े, उसका खमियाजा जनता ने बता दिया कि अगर तुम जनता की नहीं सुनोगे, जनता को अपने ठोकरों में रखोगे, तो जनता तुम्हारे कपड़े ऐसे ही फाड़ेगी। जिस तरह से अब जो है कांग्रेस का एक चेहरा हमारे सामने आ रहा है, और इंडिया गठबंधन में अब कांग्रेस उस तरह से, जो उसके पहले था मौका उसके हाथ में, जो उसने गंवा दिया, कि वो एक अपर हैंड रखते हुए लोगों को मौका देती। अगर इंडिया गठबंधन ने चारों राज्यों में अपनी एलायंस पार्टियों को मौका दिया होता, तो उसको ये बात इन फ्यूचर 2024 के चुनाव में कहने की होती कि हमने वहां पर मौका आपको दिया, अब ये समय यह है कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और ये काम करेंगे। लेकिन वो मौका कांग्रेस ने गंवा दिया है, जिस पर उसको फिर से सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि जिस तरीके से चुनावों की जब घोषणाएं हुई, उसके पहले से ही हिंदुत्व का माहौल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों बनाने की कोशिश कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, सनातन के मुद्दे को लेकर ही सत्ता तक पहुंची है, ये इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अब कांग्रेस भी उस राह पर जाने की कोशिश कर रही थी, इस डर के साथ कि कहीं जो हमारा वोट बैंक है वो न खिसक जाए, फिर भी उसके तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी। कमलनाथ जी ने खुद जो है अपने छिंदवाड़ा गढ़ में बाबा बागेश्वर धाम की कथा करवाई, और भी जो नेता हैं उन्होंने भी कथाएं करवाई, मंदिरों तक जाना। क्या आपको नहीं लगता कंफ्यूज की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है कांग्रेस में? हमें किस राह पर जाना चाहिए, कौन सा एक ऐसा मुद्दा लेकर के पकड़ें, या हमारी आइडियोलॉजी क्या है? क्या इस पे जो है उनको विशेष तौर पे सोचने की आवश्यकता महसूस नहीं होती? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस से जो बड़ी चूक हो रही है, और उसकी जो पुरानी लीडरशिप है, आपको अगर याद हो कि जो है पूर्व गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी ने अपना एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पे सोचती है कि चलकर हम कामयाब हो जाएंगे, तो ये उसकी डिफीट होगी। क्योंकि भारत का जो बड़ा वर्ग है, यहाँ की जो अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो हिंदुस्तान के सेकुलर मिजाज को पसंद करते हैं, और कांग्रेस को अपने अगर सेकुलर मिजाज को रखना है तो उसको सभी वर्ग को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने काउंटर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के हार्ड हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाया। और आप देखें कि चाहे राहुल गांधी की बात करें, या हम प्रियंका गांधी की बात करें, या कांग्रेस के दूसरे लीडरों की बात करें, कमलनाथ की बात करें, इनके जो भी वीडियोस जारी हुए, तो कहीं हनुमान जी की शक्ल में जो है अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की गई, और कई दूसरे तो वोटर्स ने ये देखा कि हमें हिंदुत्व के नाम पर ही वोट देना है, तो क्यों ना हम उस हिंदुत्व को अपनाएं जो पूरी तरह से उस पर आइडियोलॉजी पर वर्क कर रहा है। क्योंकि चुनाव के समय में मंदिर मंदिर जाना, चुनाव के समय में मस्जिद मस्जिद जाना, ये वोटर समझदार हो गया, उसको मालूम है इससे काम नहीं चलने वाला। तुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मैं बड़े नेताओं की डॉक्टर साहब आपसी लड़ाई तो होती है, आपसी खींचतान होती रहती है। बड़े नेता जो हैं, कमलनाथ हैं, दिग्विजय हैं, बाहर जा चुके हैं सिंधिया, इन्हीं लड़ाइयों या मतभेद के चक्कर में। लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मॉरल जो डाउन होता है, रूट लेवल पे जो काम करता है कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, क्या ऐसे लगातार हार से उसके हौसले जो हैं पस्त नहीं होते? उन्हें कौन समझाएगा, और आखिर कब मंथन करेगी कांग्रेस? यकीनी तौर पर देखिए, हौसले पस्त होते हैं, और फिर जो है हारी हुई फौज से, हारे हुए लोगों के बीच जमा करने, उसमें एक नई ऊर्जा के साथ नए उसके लिए मुहिम के लिए तैयार करना, ये पार्टी के जो बड़े कैडर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, लीडरों की बड़ी जिम्मेदारी है। अब इन लोगों को जिस वक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान में अगर शिकस्त कांग्रेस की हुई है, तो उन्हें खुले दिल से इसका स्वागत करना चाहिए, और अपनी हार पर मंथन करते हुए जनता में नई ऊर्जा के साथ, नए विचारों के साथ, और उन कमियों का हल तलाश करते हुए जाने की जरूरत है। अगर ये नहीं किया तो उनको इसी जो है, क्योंकि जो सैनिक एक हार जाता है तो उसके मन की जो पीड़ा होती है, उसके मन की जो शंकाएं होती हैं, उसके जो दिशाएं होती हैं, उस पर अगर वो कम नहीं किया जाता है तो वो आगे चलकर और निराशा के भाव में जाता है। तो इस निराशा के भाव को आशा में बदलने के लिए नए ऊर्जा के साथ काम करने की जरूरत है, और इस पर कांग्रेस कैडर को फोकस करना चाहिए कि जल्द से जल्द मीटिंग बुलाकर वर्क करे, ताकि उसके जो है अलग अलग राज्यों में, उनमें से उन निराशा के भाव को निकाला जाए और उनमें पॉजिटिविटी पैदा की जाए, ताकि नए तरीके से काम करके 2024 का जो पार्लियामेंट का चुनाव है उस पर अपने आप को खड़ा किया जा सके। मैं
डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि अब जो है क्योंकि आंकड़े साफ हैं दोनों जगह, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत के साथ जो है सामने आई है। अब जो है क्या आपको नहीं लगता कि जो बुजुर्ग नेता हैं 70+ हैं उनको बाहर जाना चाहिए, युवाओं को बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने अगर बुजुर्ग नेताओं की बात करें कोई ऐसा नेता बनने या पनपने भी नहीं दिया जिसकी लीडरशिप में कांग्रेस आगे बढ़ सके। कहीं ना कहीं इस मामले में आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी हमेशा कमज़ोर रही है? कमलनाथ, दिग्विजय के बाद जो है कोई दूसरा सेकंड लाइन नेता, ऐसा कोई दमदार नेता आपको नजर आता है? देखिए, आपने बड़ा अहम प्रश्न उठाया है कि कांग्रेस में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन नहीं है। जो बुजुर्ग लीडर है उसके बाद सेकंड लाइन नहीं है, उसके बाद कौन होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी में देखें तो आप जो है सिर्फ फर्स्ट लाइन तो सेकंड लाइन नहीं बल्कि थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ लाइन भी उनके यहाँ है और कैडर लेवल पर उस ग्रास रूट पर वर्क किया जा रहा है। अगर कांग्रेस में थर्ड और फोर्थ लाइन पर काम किया गया होता तो हमें कमलनाथ और दिग्विजय के बाद बहुत सारे लीडरों की लिस्ट दिखाई देती है, चेहरे दिखाई देते और उसमें होता कि हमें इसमें से किसको चुने। लेकिन यहाँ पर अभाव हमें इसलिए देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने सेकंड लाइन और थर्ड लाइन को पनपने ही नहीं दिया, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे बरगद का पेड़ होता है वो अपनी जड़ों में किसी नए पेड़ को उगने नहीं देता है, उसी तरह से कमलनाथ और दिग्विजय दूसरे लोगों ने उस तरह से नई लीडरशिप को उगने नहीं दिया। मैं जी डॉक्टर साहब एक चीज मैं छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में आपसे पूछना चाहूंगा, भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव ये दो नेता सामने थे, लगातार डिसाइड पार्टी नहीं कर पाती थी किसे नेतृत्व देना चाहिए, बहरहाल भूपेश को दिया गया। कहीं ना कहीं लगातार अपनी दावेदारी टीएस सिंहदेव जो है ठोकते रहे, ये एक अलग बात है कि हारे इस चुनाव में। लेकिन आप ये बताइए कि इस नेतृत्व को अगर छोड़ दिया जाए, ऐसा कौन सा नेता जो आपको लगता है कि जो फिर से जो है सामने आके, क्योंकि भूपेश पे भरोसा नहीं, दूसरी चीज़ उनके ऊपर इतने सारे आरोप लग चुके हैं, शराब वाला मामला हो, महादेव ऐप का जो मामला हो, इसके बाद कोई एक ऐसा नेता तो चाहिए जो फ्रंट लाइन आकर के, कोई चेहरा आपको ऐसा दिखाई देता है? देखिए, आपने अभी इससे पहले जिस प्रश्न पर हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस लीडरशिप ने सेकंड और थर्ड लाइन को पनपने नहीं दिया है, सिंहदेव की आपने बात की और सिंहदेव और भूपेश बघेल के जो अंदर खाने की जो लड़ाई थी वो जनता के सामने है कि दोनों के बीच में किस तरह के जो है एक तरह का सर्द लहर जो है या ऐसी वार अंदर अंदर चलती थी कि दोनों बाहर से तो साथ साथ दिखाई देते थे लेकिन अंदर अंदर एक दूसरे को जड़ों को काटने के भी काम करते थे और उन दोनों के आपस की लड़ाई का खमियाजा भी हमें देख रहे हैं कि पार्टी को भी हार के तौर पर देखना पड़ा। अब अभी तो फौरी तौर पर अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस वहां पे कोई परिवर्तन करती हुई नजर आ रही है तो कांग्रेस कोई परिवर्तन अभी नहीं करेगी, बल्कि रुपेश बघेल की ही केंद्र नेतृत्व में अगला 2024 का जो चुनाव है उस पर वो तैयारी करेगी, लेकिन सेकंड लाइन जो उसकी है उस पर वो वर्क करने की कोशिश करेगी कि ताकि एक नया मंथन करके कुछ नया अमृत निकाला जा सके, क्योंकि सिंहदेव की जो अपनी एक उम्र हो चुकी है और उनको इस बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा। इसी तरह से मध्य प्रदेश की अगर लीडरशिप की बात करें तो कई ऐसे चेहरे जिन पर अभी तक जो है बड़ा लीडरशिप समझा जाता था, करिश्माई लीडरशिप समझी जाती थी, लेकिन उनको भी हार का सामना पड़ा। अब दोनों जगह चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जिस तरह का आपने छत्तीसगढ़ के इशारा किया, अब आप देखिए कि अगर राजस्थान में वही चीज हमें देखने को मिली जहां पर अशोक वहां गहलोत है उनके और सचिन पायलट के बीच में जो वार होती है, एक पीरियड तो ऐसा भी लगा कि सरकार जो है गिर जाएगी और दोनों में बगावत इस तरह से हुई। तो अब यहाँ पर वो मोह जो है, जो सीनियर लीडरशिप है जो 70+ हो चुके हैं, उनका जो नहीं छूट रहा है, उसको वहां से पार्टी को खुद डिसीजन लेना चाहिए, उसको हटाया जाए। अगर आपको याद हो तो आपको मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर को इसलिए निकाल दिया गया था मंत्रिमंडल से क्योंकि वो 70+ कैटेगरी में आ गए थे। अब यहाँ पर यही चीज पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी में भी आएगी, क्योंकि अगर पीएम मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, दूसरे लीडरों की बात करें, ये लोग भी 70 के करीब इसमें नजर आ रहे हैं। तो क्या अगर ये 70+ का फार्मूला भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो शीर्ष पर बैठे हैं, क्या वो बैकफुट पे जाना मंजूर करेंगे? उसी तरह से कांग्रेस लीडरशिप में भी जो इस वक्त शीर्ष नेता हमें बड़े नजर आ रहे हैं वो भी 65+ 70 के करीब है, उनको भी
देखना पड़ेगा। और इसमें आप एक बात, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं जो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है कि साउथ इंडिया उससे क्यों दूर हो गया। 3 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी ने अब बहुमत हासिल कर ली, उसको बहुत बहुत बधाई, लेकिन साउथ इंडिया भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया। साउथ इंडिया का कोई भी राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कर्नाटका पहले ही जा चुका, तेलंगाना में उनको जो है अपना एक मौका था अपने आप को दिखाने का, लेकिन वहां पर भी डबल डिजिट में बीजेपी नहीं पहुंच पाती है। तो ये इसके लिए चिंता का विषय है, इस पर वर्क करने की जरूरत है। मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ और, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो अजीत जोगी बड़ा चेहरा हुआ करते थे, बड़ा नाम था, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के अपनी पार्टी भी बनाई थी, लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो फिगर 0 है। देखिए सदा वही है कि अगर आप देखें कि भारत में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पार्टियां बनाई, वक्ती तौर पर उनको फलाभ मिला, लेकिन वो पार्टियां एक घर एक सिंगल व्यक्ति तक सिमट गई। आपको सिंगमा का नाम याद होगा, आपको दूसरी लीडरों को उठा के देख लीजिए। तो एक व्यक्ति को ही पार्टी समझ लेना और एक ही परिवार को सब कुछ समझ लेना, इससे काम नहीं चलेगा। अमित जोगी भी इलेक्शन लड़े थे लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो जनता के बीच में काम करने के लिए कैडर को जनता के बीच से बनाना पड़ेगा और उनको क़यादत, उनको लीडरशिप को जो है ये देनी पड़ेगी, उनको जिम्मेदारियां देनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ एक ही नेतृत्व चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस जो काम कर रही है, वो सब कुछ जो है लोगों को मौका तो देना चाहती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बना दिया गया है, लेकिन उनको कहां से कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल कहां है? इस रिमोट कंट्रोल पे तो भारतीय जनता पार्टी बार बार ऑब्जेक्शन करती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जो है उन पार्टी के प्रेसिडेंट तो हो गए हैं, लेकिन उनको खुद से डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। डिसीजन लेने के लिए उनको राहुल और प्रियंका की तरफ देखना पड़ता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखें तो उसमें इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका कैडर जो है रोज बरोज लोग युवा जो है जुड़ना चाहते हैं, तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने में अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। जबकि कांग्रेस का लीडरशिप, उसको मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको यकीन के नहीं कह सकता अगर वो भारतीय जनता पार्टी से है तो शिवराज के साथ वो सेल्फी कभी भी ले सकता है, लेकिन कमलनाथ के साथ वो पहुंचने से यही नहीं सोच सकता कि सेल्फी लेना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि कमलनाथ का जो एरोगेंट रवैया है, जिस तरह से उनकी डिक्टेटरशिप है, जिस तरह से वो चाहते हैं कि बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी बनाई जाए और जनता उसको स्वीकार कर ले, तो जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। जनता के बीच काम करने के लिए जनता के बीच आपको आना पड़ेगा। जब जनता के बीच में आकर जनता के द्वारा, जनता के सुझाव से आप काम करेंगे तो आपको वही प्रतिफल मिलेगा जिस समय 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिला। मैम डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा अभी सामने है 2024 लोकसभा के चुनाव। अभी हाल अगर देखा जाए कांग्रेस के तो बदहाल हैं। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान किसके नेतृत्व में फाइट कर पाएंगे? वहाँ तो मोदी ही पहला चेहरा होगा। और इस बार चुनावों में देखा अगर जाए तो नेशनल के जो इशू हैं वो भी जो है इन चुनावों में मुद्दे बने। किस तरीके की तैयारी रहेगी? क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक सूनापन सा कांग्रेस में अब दिखाई देता है? क्योंकि जिनके दम पर आप चाह रहे थे कि विधानसभा के चुनाव लड़े जाएं, वही नेता जो हैं अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। ऐसे में 2024 कितनी मुश्किल भरी राह होगी? मयंक, उधार की तलवार से, मांगी हुई तलवार से जंग नहीं लड़ी जाती। जंग लड़ने के लिए आपके पास अपने सशस्त्र होने चाहिए। कांग्रेस बैसाखियों पर खड़ी है, बहुत बड़ा और उसकी बैसाखी की जो डंडियां हैं जी, उसकी बैसाखी की जो डंडियां हैं, वो डंडियां उनकी अपनी नहीं है, बल्कि उनकी एलाइज पार्टी है। और उन एलाइज पार्टी पर कांग्रेस को अब भरोसा नहीं है और कांग्रेस के लोगों को उन पर भरोसा नहीं है। और आपको याद होगा कि 15 दिन पहले नीतीश कुमार का बयान क्या आया था, उससे पहले जो है आपको ममता जी का बयान याद होगा, और फिर अखिलेश जी का जो बयान वो सामने है। तो फिर इंडिया गठबंधन में जिस आने वाले दिनों में जो मीटिंग कॉल की जा रही है, उसमें कुछ समझ में आया है कि इंडिया गठबंधन रहता है या इसमें भी फ्रैक्शन के टुकड़े होते हैं। मजबूरी तो ये होगी कांग्रेस की कि गठबंधन जैसे भी हो उसको स्वीकार किया जाए। लेकिन यहाँ पर देखो, ये खुशी तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को खुश हो सकती है कि 4 राज्यों का जो आज चुनाव नतीजा आया उसमें 3 राज्यों में उसको कामयाबी मिली, लेकिन ये राज्य जो है
मध्य भारत और नॉर्थ इंडिया के ही हैं। उसको इस बात पर मंथन करना पड़ेगा मयंक कि साउथ इंडिया में अपनी घुसपैठ कैसे बनाई जाए। साउथ इंडिया के जो राज्य हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखिए तेलंगाना की बात कीजिए, आप आंध्रा की बात कीजिए, आप उड़ीसा की बात कीजिए, आप तमिलनाडु की बात कीजिए, आप देखेंगे कर्नाटका की, केरला की बात करेंगे तो यहाँ पर जनाधार भारतीय जनता पार्टी की नहीं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। और नॉर्थ इंडिया में काम करने के लिए कांग्रेस और उसकी एलायंस पार्टियों को मंथन करने की जरूरत है, तभी उसके लिए एक नई आशा और नई दिशा निकल पाएगी। अगर ये कहा जाए कि रेशा रेशा उधेड़ कर देखो रोशनी किस जगह से काली है, रोशनी अगर किसी जगह से काली नजर आ रही है तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है, तभी हमें हर तरफ एक उजाला नजर आएगा। और उस उजाले की रोशनी में कांग्रेस अपनी पार्टियों के साथ मिलकर, एलायंस पार्टियों के साथ मिलकर 2024 की रणनीति बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास खुश होने का मौका तो है, लेकिन उस खुश होने के साथ साथ उस पर एक चिंता की लकीर भी जो आज अमित शाह जी और मोदी जी के उसमें माथे पे दिखाई दे रही है कि साउथ इंडिया में उसके जो पैर जमने वाले थे वो उखड़ गए। मैं एक बात और देखी डॉक्टर साहब कि वही जो मैं आपसे कह रहा था कि जीत के लिए जिम्मेदार कौन और हार के लिए जिम्मेदार कौन, ये शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं चुनाव जैसे करीब आए थे उनको कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया था, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीतती है मोदी जी ने उन्हें बधाई दी है। क्या क्या इशारा मानेंगे आप इसे फोन करके? देखिए इसमें आपको याद होगा कि मोदी जिसका नाम है, जिस लीडरशिप का नाम है, जिस नेतृत्व का नाम है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको अभी उन्होंने कोई कदम उठाया है तो उसका रिजल्ट बहुत देर बाद दिखाई देता है। यहाँ पर जो तमाम चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने कदम इसलिए उठाया था क्योंकि इंटरनल भारतीय जनता पार्टी में कुछ डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे। और आपको याद होगा कि साल भर पहले ये बार बार खबरें अखबारों में आने लगी थी कि शिवराज को कभी भी बदला जा सकता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, कोई कभी दिल्ली, जब भी ये दिल्ली जाते तो एक नई खबर आ जाती थी कि वहां से कुछ नए इशारे मिल रहे हैं। लेकिन उसको गुजरात मॉडल पे भी लाने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा ना करके केंद्रीय नेतृत्व ने यह देखा कि शिवराज का अपना जो करिश्माई लीडरशिप है उसको बरकरार रखते हुए केंद्र के नेतृत्व में उस चुनाव को लड़ा जाए, ताकि यहाँ की जनता के मन में शिवराज के रहते हुए मोदी के मन, एमपी के मन में मोदी को डाला जाए और दोनों की जो रोशनी है, दोनों की जो करिश्माई लीडरशिप है उससे दिशा लेकर मध्य प्रदेश को उस तरक्की की, विकास की राह पर ले जाया जाए जो मध्य प्रदेश की जनता चाहती है। और यही वजह है कि हम देखते हैं जब लाडली बहना की योजना आई उस समय तक अगर तो महीने पहले के हम चुनाव की बात करें अगर हो जाता तो निश्चित तौर पर सभी लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की हार होती, लेकिन लाडली बहना ने पूरा पासा पलट दिया और ऐसा करिश्माई रिजल्ट दिया है जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी। मैं डॉक्टर साहब सीधे तौर पे अगर आपसे पूछूं, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान, 3 कारण जीत के और 3 कारण हार के कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या सबसे महत्वपूर्ण 3 कारण हैं? देखिए सबसे पहला कारण भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का ये है कि 3 राज्यों में, 4 राज्यों में इलेक्शन जो लड़ा गया एक नेतृत्व में, एक यूनिट के तौर पर लड़ा गया। दूसरा यह है कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी की जो गारंटी की जो बातें हैं वो जनता के बीच पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। तीसरा, उनका जो बूथ मैनेजमेंट है वो बूथ मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो अपनी बात और अपने वोटर्स को, एक वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस के 3 राज्यों में लीडरशिप जो है बिखरी हुई नजर आई। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां पर कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने जो काम किए थे उस काम को अपनी ही जनता को बताने में नाकाम रहे। वो काम उनके अखबारों में, अखबारों की सुर्खियों में, टेलीविजन की सुर्खियों में, उनके लीडरों में, मंत्रिमंडल में तो रहे, लेकिन लेवल पर वो नहीं पहुंचा पाए। और तीसरी उनकी नाकामी ये रही कि उन्होंने जो अपने कैंडिडेट का ऐलान देर से किया, वो कैंडिडेट अपनी बात पहुंचाने में जनता तक नाकाम रहे। और यही नहीं बल्कि जो बूथ मैनेजमेंट होता है, बूथ लेवल मैनेजमेंट, वो भी कांग्रेस का बहुत कमजोर रहा। और जो कांग्रेस लीडरशिप के द्वारा बार बार गवर्नमेंट अफसर को, अधिकारियों को धमकाया जाता था, उसका भी एक कमजोरी हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। मैं
एक आखिरी कमेंट्स आपसे, कांग्रेस को अगर आप सलाह देंगे तो क्या सलाह देंगे? अब चेतो, कब चेतो? देखिए, कांग्रेस से तो हम इतना कहना चाहेंगे कि आप अपनी लीडरशिप में युवाओं को मौका दीजिए, अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत कीजिए, और इसके साथ साथ ये जमाना सोशल मीडिया का है। आपको याद होगा कि अगर कोई बयान कमलनाथ जी वहां पर दे रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस में दे रहे हैं, और कोई भी पत्रकार अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया है, तो कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस का जो वहां पर वर्कर है या कांग्रेस का जो आईटी सेल है, वो वाइट को, उस बयान को वहां तक पहुंचाने में नाकाम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं कि अगर उनके किसी भी लीडर का कोई बयान आता है तो 10 मिनट के अंदर, विद इन फ्यू सेकेंड, कुछ फ्यू मिनट, वो बयान जो है पब्लिक डोमेन में हर जगह नजर आता है। जो जिसका चाहे उसको इस्तेमाल कर ले। कांग्रेस को लीडरशिप के उस रवैये को बदलने की जरूरत है, उस नजरिए को बदलने की जरूरत है कि जनता नाराज है तो हमारे पास खुद ही आएगी, नहीं तो जनता नाराज है तो आपके पास नहीं आएगी। आपको जनता के पास जाना होगा और अपने नजरियों को बदलना होगा। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सारी समीक्षाएं भी की, मध्य प्रदेश को भी लेकर, छत्तीसगढ़ को भी लेकर, राजस्थान को भी लेकर के। आपने वजह भी बताई कि किस कारण से भारतीय जनता पार्टी की जो बम्पर जीत हुई है, उस सुनामी में कांग्रेस कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आपने कांग्रेस को अपनी सलाह भी दी है। इंडिया टाउन न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं प्रगति, जो आगे बुलेटिन लेकर आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सियासी समीकरण में जो जानकारियां मिली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के आगे आने की, ये जानकर जनता को भी पता चल गया होगा कि आखिरकार अचानक से इतना जो डिफरेंस देखने को मिला है भाजपा और कांग्रेस में, इसके क्या कारण हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसी के साथ आपको बड़ी खबर धमतरी से बता रहे हैं कि जिले की तीनों विधानसभा के नतीजे सामने आ चुके हैं। धमतरी और सिहावा विधानसभा में कांग्रेस की जीत और कुरूद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय चंद्राकर जीते। धमतरी विधानसभा से कांग्रेस से ओमकार साहू 2606 मतों से जीते। सिहावा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अंबिका मरकाम 13166 वोटों से जीती। कुरूद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय चंद्राकर 8090 वोटों से जीते। धमतरी विधानसभा की भी अगर बात करें तो धमतरी विधानसभा से कांग्रेस को 88,544 वोट मिले हैं। और वोट मिलने पर, और भाजपा को आपको बता दें कि वहां से भाजपा को 85,938 वोट मिले हैं। सिहावा विधानसभा से कांग्रेस को 84,891 वोट मिले हैं और भाजपा को 71,725 वोट मिले हैं। इसी तरह जो अभी के अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई हुई है और कुछ ही पल का इंतजार है जब आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसकी बनेगी सरकार। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई हुई है और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने अपनी पकड़ बनाई हुई है। लगातार भाजपा ने जो ये माहौल दिखाया है इस बार के विधानसभा चुनाव का, ये बहुत ही सोचने वाली बात और देखने वाली बात भी रहेगी आने वाले समय में, क्योंकि भाजपा ने जो 15 सीटों से 54 सीटों का जो आंकड़ा बनाया है, ये काफी ज्यादा ही मजेदार और रोमांचक रहा। सुबह से ही 8 बजे से ही ये जो वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी, इसके नतीजे कहीं 19-20 होते हुए दिख रहे थे, लेकिन अंत आते आते भाजपा ने जो दावा किया था कि बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुमत से सरकार बन गई। जो फाइनल रिजल्ट कुछ ही मिनटों में आपके साथ होगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने दावा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी। अमित शाह ने दावा किया था कि डबल इंजन की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनती हुई दिख रही है। लोगों में उत्साह दिख रहा है। भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए समर्थक, लगातार भाजपा के समर्थक भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर अगर हम बात करें तो उत्साह और खुशहाली देखने को मिल रही है भाजपा की जीत के बाद। भाजपा ने बहुत ही रोमांचक मुकाबला दिया था कांग्रेस को, जिसमें कांग्रेस को पिछाड़कर भाजपा 54 सीटों से आगे चल गई और कांग्रेस पीछे रह गई। कांग्रेस ने जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया था, उसका जो नतीजा कांग्रेस को भुगतने को मिल रहा है, ये कांग्रेस हमेशा याद रखेगी।
लगातार बीजेपी आगे चलती आ रही है, भाजपा मध्य प्रदेश में आगे चलती आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ये पहली बार 15 सीट से 54 सीटों का जो आंकड़ा है ये तय करना काफी ज्यादा मुश्किल देखा जा सकता है। लेकिन इस बार ये जो मुश्किल है इसको भी नाकाम करके दिखाया है बीजेपी ने। इसी तरह के अपडेट से आपको लगातार जोड़ते रहेंगे और जो फाइनल रिजल्ट आएगा सबसे पहले इंडिया टाउन न्यूज पर आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।